नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष किस्म की बातचीत के लिए उपस्थित हैं समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार। भैया जी सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। हाँ, भैया जी सरकार एक उस पीढ़ी के संत हैं जो लोगों को बरबस आकर्षित करते हैं। उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, वो प्रकृति के पूजक हैं। इस वक्त जहां मैं इंटरव्यू के लिए उनके साथ मौजूद हूं, हम पाताल कोट के ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हैं। चारों तरफ हरी भरी वादियां हैं। बातचीत के लिए हमने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि भैया जी सरकार वृक्षों के लिए काम करते हैं, जंगल के लिए काम करते हैं, पर्वतों के लिए काम करते हैं, नदियों के लिए काम करते हैं। तो पाताल कोट से मुफीद जगह उनसे बातचीत के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, पाताल कोट को ही आपने क्यों चुना? आप इस वक्त चातुर्मास पर हैं, यहाँ पर पाताल कोट ही क्यों? ये पातालकोट हमारा विश्व का धरोहर है और ये धरोहर हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। ये धरोहर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये जो विश्व की धरोहर हम पातालकोट परिक्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरे संपूर्ण मध्य भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ पर दुनिया की सबसे दुर्लभ जो है वनस्पतियों का ये केंद्र है। दुनिया के सबसे असाधारण जो वृक्ष हैं वो पातालकोट में मिलता है और सबसे आश्चर्यजनक जनक बात ये है कि इस पातालकोट में जहाँ एक तरफ जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात को और महाराष्ट्र को जो जीवन देने वाली जो सबसे बड़ी जीवन रेखा है वो हमारी माँ नर्मदा है। ये नर्मदा का बेसिन क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा की सहायक नदियाँ जैसे दूधी है, शक्कर है और छोटी छोटी नदियाँ जो हैं गायनी है, सुकरी है और यहाँ के समीप से तवा निकलती है। तो ये नर्मदा का वो बेसिन है जहाँ पर चमत्कारिक रहस्यमयी औषधियों का भंडार है और असाधारण वृक्ष है। एक तरफ जहाँ नर्मदा का बेसिन है, दूसरी तरफ पातालकोट के बिल्कुल लगा हुआ गोदावरी का बेसिन है और ये नर्मदा का और गोदावरी के बेसिन का ये संधि क्षेत्र है जहाँ से विदर्भ को जीवन जाता है और जहाँ से संपूर्ण मध्य भारत को और गुजरात को जाता है। तो इसमें सबसे खास बात पातालकोट की ये है कि वृक्ष तो सभी जगह है, वनस्पतियाँ सभी जगह होती है, लेकिन पातालकोट की दुनिया की सबसे दुर्लभ वनस्पतियाँ है। ये वृक्ष जो हम देख रहे हैं ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये वायुमंडल से जो है उन ऊर्जाओं को जो जीवन से संबंधित उपयोगी है उन ऊर्जाओं को भी ये ग्रहण करने में ये पूरे सक्षम है। और सबसे खास बात ये है कि जो हम नर्मदा के जल में हम औषधीय गुण देखते हैं, तो जो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक वो भी औषधीय पर्वतमाला है जो विंध्याचल और सतपुड़ा का संधि क्षेत्र है। उसके बाद यदि ये दुर्लभ वनस्पतियों का केंद्र आता है और यहाँ से जो जीवन रेखाएं चल रही हैं, जो सहायक नदियाँ नर्मदा की चल रही हैं, गोदावरी के बेसिन की जो सहायक नदियाँ चल रही है, उसमें औषधीय गुण गोदावरी और नर्मदा में इसी परिक्षेत्र से जाते हैं और इसके कारण ये धरोहर जो आज विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब दुनिया पृथ्वी को बचाने, जल को बचाने निकल रही है, दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी जो है 70 से 80% आबादी आज प्राकृतिक जीवन शैली की ओर जा रही है, फिर से वो अपने प्रकृति की ओर आ रहा है, फिर से वो माटी से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। कारण कहीं ना कहीं हम जिस समय हम ये संवाद कर रहे हैं उस समय पूरा विश्व जो है वो एक संक्रमण से ग्रसित है और जब भी ये संक्रमण होंगे या ये महामारियाँ होंगी, कहीं ना कहीं परिवार और विश्व समुदाय प्रकृति से विमुख होगा। तो ये एक प्रयास है प्रकृति के समीप लाने का। आप नर्मदा मिशन के संस्थापक हैं। 2017 में जब नर्मदा के किनारे पौधे रोपे गए थे, पौधरोपण किया गया था, तो 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे। गिनीज बुक में भी उसके लिए आपका और आपकी संस्था का नाम है। अब आप पौधरोपण के लिए पातालकोट के जो 12 गांव हैं, तकरीबन जो 25 गांव की पेरिफेरी है, इस इलाके में पौधरोपण के लिए आप लोगों को, जो आदिवासी यहाँ के हैं, भारिया हैं, उन्हें किस तरह प्रेरित कर रहे हैं?
ये यहाँ पातालकोट एक तरफ जहाँ दुर्लभ वनस्पतियों का केंद्र है और वृक्ष है, ये वास्तविक में दुनिया का सबसे बड़ा जीवन जीने की कला का प्राकृतिक केंद्र है। मतलब इसको अपन ये बोल सकते हैं कि नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है। और यदि दुनिया में सबसे पुरानी परंपराएं, मान्यताएं और जो सभ्यताएं हैं, वो कहते हैं नर्मदा घाटी में जो है सबसे प्राचीन सभ्यताओं का ये केंद्र रहा है। यहाँ की जो भारिया जनजाति है जो 12 गांव में रहती है, वो अभी कुछ दशकों पहले दुनिया के सामने आई कि यहाँ भी कोई जीवन है। उससे पहले यहाँ दुनिया से ये बिल्कुल अलग था। लेकिन जब यहाँ पाया गया कि भारिया जो जनजाति है और यहाँ रहने वाले वो प्रकृति की गोद में ऐसे रचे बसे है जैसे माँ जो है बच्चे को जन्म देती है और जन्म के साथ उसको संस्कार भी देती है और उसको हर एक चीज़ माँ बोध कराती है। वैसे ही यहाँ के 12 गाँव में जो आदिवासी और भारिया जनजाति है, वो प्रकृति की गोद में माँ ने उनको रखा और प्रकृति ने ही उनको हर एक चीज़ की कैसे हमें जीवन जीना है और वो जीवन की पूरी पद्धतियाँ जो है इस पातालकोट के इन 12 गाँव में है कि हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना है। उसमें आ जाएगा कि नहीं हमें कैसे खेती करना है, हमें इन देव वृक्षों को, कारण ये देव वृक्ष मानते हैं और सभी मानते हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, वृक्षों को देव स्वरूप मानते हैं। ये यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं, यहाँ पर ये देव वृक्षों का पूजन होता है। धरा को वो माँ के रूप में पूजते हैं। तो ये जब प्रकृति के बीच इनका संवाद स्थापित हुआ तो दुनिया की सबसे बेहतर पद्धति का ये केंद्र बना। जैसे एक उदाहरण हम दें कि ये खेती करते हैं, यहाँ दुनिया का सबसे बेहतर आहार कोदो कुटकी होता है और वो किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का, वो विशुद्ध जो है 100% शुद्ध अन्न जो है और सबसे बेहतर आहार कोदो कुटकी दुनिया को पातालकोट ने दिया। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी खेती की जो कृषि की जो पद्धतियाँ रही है, इसमें मिश्रित खेती जो है करना, कारण हम देख रहे हैं कि जो विकसित देश है या जो विकसित प्रांत और ज़िले हैं वो एक फसल लेते हैं और उसके बाद वो उस फसल को बड़ा करने के लिए वो रसायनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज दुनिया इस बात पर ध्यान केंद्रित हो रही है कि भारिया जनजाति जो पातालकोट में जो प्रकृति की गोद में है, हम उस विषय पर हम परिवार और समाज का चिंतन कराना चाह रहे हैं कि इस प्रकृति की गोद में बसे हुए वो गांव और उसमें जो प्राचीन जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं, वो एक फसल नहीं, वो मिश्रित फसल करते थे, एक की जगह 2 फसल लेते थे, 3 फसल लेते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे उन्होंने मक्का को लगाया तो मक्का के साथ में वो एक दाल होती है बल्लर, जैसे अपन अरहर की दाल बोलते हैं, ये अरहर की दाल के रूप में ही वो बल्लर होता है। अब वो बल्लर के साथ वो मक्का और फिर ज्वार, ये तीनों एक साथ जो है ये लगाते हैं। उसके पीछे है कि जैसे अभी किसान जो है अभी जो मक्का लगाएगा या कोई फसल लगाएगा तो उसमें यूरिया का और रसायनों का प्रयोग करेगा। लेकिन यहाँ सबसे प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति हमने इस माँ की गोद में देखा कि जो यूरिया काम करता है, अब यूरिया में नाइट्रोजन रहता है, तो वो बल्लर जो मक्का के साथ इन्होंने लगाया है, वो बल्लर जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर वो अपने सहायक पौधे को, मक्का को देता है और वो यूरिया का काम जो है वो बल्लर करता है। साथ में जैसे परिवार में 2 या 3 भाई रहते हैं और यदि एक को किसी चीज़ की ज़रूरत है या एक के साथ यदि कोई कमजोरी या कोई छेड़खानी हो रही तो 2 भाई जो है उसकी मदद करेंगे। वैसी ही परंपरा मैंने इसको खेती में देखी है कि वो 3 जैसे मक्का, बल्लर, ज्वार एक साथ लगाएंगे। अब वो बल्लर जो है अपने दूसरे भाई को भी जो है पोषण का आहार और उसको सुरक्षा देता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो सतपुड़ा रेंज है, दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये दुनिया का दुर्लभ जल संग्रहण केंद्र है। इसे बचाने के लिए किस तरह की कोशिशों की ज़रूरत है और किस तरह का नुकसान इस पूरे एरिया को हो रहा है?
ये सतपुड़ा का पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन है और ये दुनिया का सबसे असाधारण जैसे दुर्लभ वनस्पतियों का केंद्र है। औषधीय वन है, दुनिया का एकमात्र औषधीय वन है। वैसे ही दुनिया का एकमात्र जो है यहाँ पर जो जल है वही वनस्पतियाँ जो दुर्लभ वनस्पतियाँ है वही जल में मिश्रित उसके तत्व हो रहे हैं। ये दुनिया का सबसे असाधारण जल जो है यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे पातालकोट परिक्षेत्र में पहले सहस्त्र धाराएं हुआ करती थी। क्यों? कारण जंगल जो है पर्याप्त मात्रा में थे। लेकिन जब से ये दुनिया के और समाज के संपर्क में ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गांव और परिवार आए, तब से इसका अंधाधुंध दोहन होने के कारण 2-3 दशकों में ये स्थिति आई है कि लाखों हेक्टेयर वन जो है वो खत्म हो गया, जिसके कारण मिट्टी का जैसे हमने देख रहे हैं क्षरण हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। साथ में सबसे बड़ा भयावह स्थिति हो रही है कि एक तरफ मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, दूसरी तरफ वो प्राचीन जो हम शिलाएं या चट्टानें हम देख रहे हैं उन चट्टानों का भी क्षय हो रहा है। कारण पेड़ों के कटने के कारण जलवायु में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन आया है और जिसके कारण ये ठंडा प्रदेश हुआ करता था, अब इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने के कारण जो है इसमें बहुत सारी जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं वो भी विलुप्त हो गई और साथ में वो चट्टानों का जो है वो क्षरण हो रहा है। तो इस समस्या का ये सबसे बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए है। उसमें हमारा यही प्रयास हमारा चल रहा है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे स्थानों को हमने चिन्हित किया है, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ों को हमने चिन्हित किया है। जो गांव उसके पास में किसी ना कोई गांव किसी न किसी पहाड़ के नीचे है या वो पहाड़ के बीचों बीच है। तो उस गांव को प्रेरित करके जन भागीदारी से और शासन प्रशासन जिला पंचायत जिला राज्य से सबका एक सामूहिक एक प्रयास कारण एक मंच पर हमने बहुत सारी संस्था संगठन और व्यक्तियों को खड़ा करके यहाँ सबसे बड़ी ये समस्या चुनौती जो मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण, चट्टानों का क्षरण हो रहा है और तापमान जो बढ़ रहा है वो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कारण है। और आपने कितना लक्ष्य रखा है, कितने पौधे यहाँ पर लगाने हैं जो वृक्षों में तब्दील हों, और वो कौन से वृक्ष होंगे? 50,000 जो बीज हैं जैसे महुआ है, हर्रा है, चिरौंजी है, अचार है, आम है, जामुन है, औदुंबर है, ऐसे जो प्रधान वृक्ष रहे हैं जो जल संरक्षण भी करेंगे, मिट्टी का कटाव भी करेंगे, उनका हमने एक जो है यहाँ पौधे तैयार कर रहे हैं। साथ में अभी जो हमारा लक्ष्य 2 लाख का है, हम आसपास के ही वातावरण जो ऐसा वातावरण समतुल्य है हम वहाँ के वृक्षों को ला रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक ये देव वृक्ष जो है ये हो जाएं और ये बन जाएं और बन के तैयार हो जाएं। पातालकोट बाहरी दुनिया के लिए एक अबुझ पहेली है। लोग पातालकोट घूमने आते हैं, एक बार यहाँ पर यहाँ के हरी भरी वादियों को निहारना चाहते हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र का आदमी हो या 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के किसी हिस्से का आदमी हो, वो नहीं जानता कि वो पातालकोट से किस तरह जुड़ा हुआ है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पातालकोट में भारतवर्ष का व्यक्ति आ रहा है, दुनिया का व्यक्ति आ रहा है, कभी महाराष्ट्र से कोई आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मध्य भारत से गुजरात से आ रहा है, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से देखता है कि हाँ यहाँ पहाड़ देखेंगे, यहाँ बहुत बड़ा हरियाली है, यहाँ बहुत नीचे नीचे गांव बसे हुए, उसको देखने के एक मनोरंजन की दृष्टि से आ रहा है, एक घूमने की दृष्टि से आ रहा है। लेकिन वो महाराष्ट्र हो या मध्य भारत हो या संपूर्ण, मैं तो बोलता हूँ कि देश और दुनिया का संबंध जो है इस जगह से है और खासकर मध्य भारत का, महाराष्ट्र का और मध्य भारत का और गुजरात का इसका बहुत गहरा संबंध है। कारण जो मुंबई, अमरावती या नागपुर तरफ से आ रहे हैं और यहाँ अधिकांश महाराष्ट्र के लोग आते हैं, ये गोदावरी का बेसिन है और जो महाराष्ट्र को जीवन देता है, यहाँ से जाम है, कन्हान है, पेंच है, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं जो महाराष्ट्र को आज जीवन दे रही हैं, ये इसी
इसी पातालकोट और ये तामिया परिक्षेत्र और इसी के 50 किलोमीटर से वो महाराष्ट्र को जीवन जा रहा है। और महाराष्ट्र का आधा आबादी जो है विदर्भ का पूरा जीवन जो है जाम, कन्हान और पेंच पर है। और ये पेंच, जाम और कन्हान का ही ये परिक्षेत्र है। और फिर बहुत सारी सहायक नदियां भी उससे मिलती जाती है। तो ये गोदावरी बेसिन जो है वो तो महाराष्ट्र को जीवन दे रहा है। और ये वो अपने जो भ्रमण की दृष्टि से आ रहा है, ये वास्तविक में वो अपनी माँ से मिलने आ रहा है। कारण माँ जन्म देने वाली को बस नहीं कहते, जीवन देने वाली को भी बोलते। तो ये मुझे लगता है महाराष्ट्र का भी ये मदरलैंड है। नर्मदा नदी के लिए आपके जो अभी तक के काम हैं और अब मौजूदा आपकी जो संकल्पना है वो किस तरह है? ये धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों पक्ष का मूल आधार मध्य भारत का वो माँ नर्मदा है। गुजरात कहें या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का आज सबसे बड़ी चुनौती जो है जो देखने के लिए प्रांतों में मिल रही है वो है जल संकट। और पूरा जल पर जो आश्रित हो रहे हैं राज्य, वो सिर्फ नर्मदा को देख रहे हैं कि नहीं आने वाले समय में नर्मदा हमें जीवन देगी। लेकिन धीरे धीरे उसके तटों पर जो अंधाधुंध यही अभ्यारण्यों का जो पर्वतों को मान ये जंगल असाधारण नर्मदा के तटीय क्षेत्र में ही है, इनका कटना, फिर इसके बाद उसका खनन होना, मतलब खनन माफिया, वहाँ पर जंगल माफिया, इन्होंने पूरे नर्मदा के वो जीवन क्षेत्र जिसको राइपेरियन जोन बोलते हैं या माँ का जो जीवन बोलते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे। हमारा प्रयास नर्मदा के पथ पर रहा है कि वहाँ से लगे हुए जो गांव और नगर है उनको जागृत करके पुनः जो है उस तट और पथ का संरक्षण, संवर्धन और शुद्धिकरण है, जिसमें बहुत सारे विश्व कीर्तिमान परिवार ने बनाए हैं। जैसे कि प्रकृति को बचाने के लिए और नर्मदा को बचाने के लिए जो है 50,000 व्यक्ति जल और वृक्ष के लिए माँ का अमृत तुल्य जल और वो देव वृक्ष को लेके वो निकलते हैं। और जैसे मंदिर में देव का पूजन करते हैं, वो ईश्वर का, शक्ति का पूजन करते हैं, वैसे नर्मदा के तट पर हमने सगुण उपासना और शक्ति के केंद्र स्थापित किए हैं कि देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना ही जो है वास्तविक में सच्ची आराधना होगी। और ये आराधना और ये उपासना हमारे गांव और नगर को जीवन देगी। ये जो पूरा परिक्षेत्र है वो औषधीय गुणों से संपन्न है, ये पूरी दुनिया जानती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन बीते कुछ समय में हमने देखा है कि यहाँ की जो औषधियाँ हैं उनका इस्तेमाल लोकल मार्केट में कम हो रहा है, या हो सकता है कुछ बिचौलिए या फिर कुछ दूसरे माध्यमों से ये बाहर चला जा रहा है। ठीक ऐसी ही बात यहाँ के आहार को लेकर है। जो इनका मूल आहार हुआ करता है बाहरिया लोगों का, वो उससे भी भटक गए हैं, जिसकी वजह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी नई जनरेशन जो आ रही है वो कुपोषण का शिकार है। बिल्कुल, इसमें दुनिया को सबसे बेहतर आहार देने वाला, दुनिया को सबसे बेहतर औषधियाँ देने वाला, दुनिया को सबसे दुर्लभ वनस्पतियाँ देने वाला, और यहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ और जो भी दुनिया का सबसे बेहतर आहार होता है, ये बड़ा चिंतन और चुनौती है इस गांव में रहने वाले भारिया जनजाति और वो आदिवासियों की, कि यहाँ का हर एक चीज़ विदेशों तक जाता है, देश में नहीं दुनिया में इसका आहार जाता है, दुनिया में इसकी वनस्पतियाँ जाती हैं और उसका प्रयोग भी हो रहा है। लेकिन ये मूल अपने आहार से विमुख होके और चंद स्वार्थियों के उसके वशीभूत आके कारण ये प्रकृति की गोद में जो रहता है उसका बड़ा भोलापन रहता है, और ये अपने वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर उन ज्ञानियों ने और बुद्धिजीवियों ने इसका दोहन तो किया, लेकिन वो चंद पैसों के कारण ये अपनी मूल संस्कृति और अपने माटी से विमुख हो गए। अब वो कोदो कुटकी का आहार नहीं लेते, अब वो रसायन युक्त जो है वो गेहूं और चावल खा रहे हैं। और जब से ये 20 साल से ये बाहर का अन्न इन्होंने चालू किया है, तब से ये बीमारियां और रोग दोष गांव में प्रवेश कर लिया है। एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है जहाँ पर धर्म सत्ता राजनीति को हमेशा से मार्ग उसका प्रशस्त करती रही है। मौजूदा समय में आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लगातार सरकार के साथ पूरे इस नर्मदा मिशन के काम में भी आपने लगातार काम किया है। इसके अलावा नर्मदा के किनारे पौधरोपण में भी आप ही अगुवा रहे हैं।
हमने हमेशा ही शासन से, प्रशासन से और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारा एक ही संदेश हमने ये प्रकृति और धरा के और जीवनदायिनी के संरक्षण और संवर्धन में किया है कि कहीं ना कहीं जो योजनाएं संरक्षण और संवर्धन की बनती है, उस पे कहीं ना कहीं जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जब तक जन जागरण नहीं होगा, और ख़ासकर ये दुनिया के सबसे असाधारण केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, अब अलग अलग राज्य हो गए हैं, और विदर्भ भी हम महाराष्ट्र में ले लें, लेकिन ये पूरा एक समूचा एक बड़ा मध्य भारत का हिस्सा रहा है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बेशकीमती जो है वो जड़ी बूटियाँ हों, वो वृक्ष हों, या सबसे दुर्लभ जो वन है वो सतपुड़ा और विंध्याचल की वादियों में ही है। और ये दुनिया को हर एक चीज़ दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं, उपचार भी कर रहे हैं, और जीवन जीने का जो वास्तविक जो प्राकृतिक जीवन शैली है वो भी विंध्याचल और सतपुड़ा जो है दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में है। और ये कहीं ना कहीं ये गांव जो इन सतपुड़ा की वादियों में, विंध्याचल की वादियों में और उसके किनारे बसे है, ये सबसे पुरानी सभ्यता है और ये सबसे असाधारण जड़ है। हर एक पर्वतमाला तो गुणधर्म प्रधान होती है, लेकिन विंध्याचल और सतपुड़ा के कुछ हिस्से, जैसे हम इस हिस्से में बैठे पातालकोट जिसको बोलते हैं, और फिर हम इस तरफ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ वहाँ से जुड़ जाता है अमरकंटक से। वो विंध्याचल और सतपुड़ा का संधि क्षेत्र है जिसको हम अमरकंटक बोल रहे हैं, वो भी असाधारण, ये गुणसूत्र प्रधान है। यहाँ ये पर्वतमालाएं किसी जैसे किसी संरचना, किसी निर्माण या किसी संचालन में जिन ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा ये वृक्ष जो है वायुमंडल से, ब्रह्मांड से जो है वो लेते हैं। और ये संरचना में, किसी भी प्रकार की संरचना में, जैसे कि इस वाले परिक्षेत्र में बंध ऊर्जा जो है सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा असाधारण केंद्र है कि जहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, जिसको आप बॉन्ड एनर्जी बोलते, बंध ऊर्जा बोलते हैं, जो कि बिना बंध ऊर्जा के कोई भी अणु या परमाणु जो है वो जुड़ नहीं सकता है। या हम इस धरा को भी हम ये देख रहे हैं, या हम जीवन को हम देख रहे हैं, या हम अपने जुड़े हुए गांव और नगर को देख रहे हैं, जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, वो वास्तविक में इन के भ्रमण करने से, इन स्थानों पर भ्रमण करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम भी होता है, स्वस्थ भी होता है। इस हवा में औषधीय जो है वो तत्व वायुमंडल में ही विद्यमान है। तो यहाँ की हवा दवा का काम करती है, यहाँ की माटी जो है वो उपचार का काम करती है, यहाँ की वनस्पतियाँ तो है ही, साथ में ये पूरा है। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण संवर्धन के लिए हमें राज्य सरकारों को योजनाएं तो है, लेकिन वो योजनाएं कहीं ना कहीं जो असफल होते हैं या पूर्ण रूप से काम नहीं हो पा रहा है, उसमें मुख्य धारा से जुड़े हुए लोगों का अभाव है। आपके साथ ये हमारी जो बातचीत है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य भारत, विदर्भ और डिफरेंट और दूसरे प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए लोगों तक जाएगी। आप क्या अपील करेंगे, लोग जब पातालकोट आएँ तो यहाँ से क्या लेकर जाएं और यहाँ क्या देकर जाएं? पातालकोट दुनिया का सबसे प्राचीन जीवन जीने की कला का केंद्र है, और जब भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या अन्य राज्यों से या दुनिया से यहाँ पर्यटक आते हैं, तीर्थ आते हैं, तो हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, सभी मध्य भारत को यही संदेश है कि हम यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से तो आए, बहुत अच्छा है, जाने अनजाने में जो है हम इस विशुद्ध वातावरण में हमारे बच्चे, हमारे परिवार रहते हैं, लेकिन वास्तविक में ये सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से नहीं, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है, हमारा धर्म से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और कहीं ना कहीं इस पातालकोट, इस विश्व की धरोहर के संरक्षण और संवर्धन में जब भी परिवार यहाँ पर आए, तो हम आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन क्षेत्र में आ रहा है, और जीवन क्षेत्र को बचाने की सबसे पहली प्राथमिकता जो है, आज सबसे बड़ा धर्म जो है, हम अपने जीवन को बचाने का है। और ये जहाँ से जीवन चलता है, ये वही क्षेत्र है पातालकोट।
बिल्कुल एक युवा संत जो कि बिल्कुल एक दुर्गम और निर्जन स्थान पर लगातार काम कर रहे हैं, वृक्ष को देवता मानते हैं, नदी को माँ मानते हैं और इसके साथ ही ये संदेश देते हैं पूरी पृथ्वी को कि वो पातालकोट को बचाने के लिए आगे आएँ। जो स्थानीय लोग हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो पातालकोट की अहमियत को समझें। और इस मुलाकात का मकसद भी यही था कि जो समर्थ सद्गुरु भैया जी सरकार हैं, वो जो कोशिश यहाँ कर रहे हैं, वो इस वक्त चातुर्मास पर यही साधना कर रहे हैं। उनकी साधना है वृक्षारोपण, उनकी साधना है मिट्टी का कटाव रोकना, उनकी साधना है ये सदियों से, वर्षों से, लाखों वर्षों से जो चट्टानें यहाँ पर हैं उनका क्षरण हो रहा है, उसे रोका जाए।